हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस नामा पर। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम अब बहुत ही पास है, तो उसी के लिए हम लोग लगातार आपके लिए सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। जैसे काफ़ी मैराथन सीरीज़ आप पॉलिटी का, ऐसे ही करके शाम को भी एक सीरीज़ आने वाला है करंट अफेयर का, और उसी क्रम में मैं भी एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। ये इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने बोला था कि मैं आपको करीब 5 नंबर्स इंश्योर कराऊँगा, क्योंकि इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं दोस्त। तो आप लगे रहिए और आप हमारे साथ बस एंजॉय करिए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये है नेशनल इनकम टॉपिक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है, यही है भारत के अंदर जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है सांख्यिकी जो मंत्रालय है उसी के अंदर। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर CSO वर्क करता है। ठीक है, पहली बार भारत के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था दादा भाई नारोजी ने। ये हमारे वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने बोला कि पॉवर्टी का और जो ये बुरी हालत है ना भारत के अंदर, हंगर पॉवर्टी, इसका कारण ओनली है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, इनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हम पॉवर्टी और हंगर से जूझ रहे हैं। इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन्होंने पहली बार इसी में कंसेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी। याद रखना, क्या? ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी किसने दिया था? वो दिया था हमारे दादा भाई नारोजी ने। अब आते हैं कि नेशनल इनकम कमेटी सेटअप करी गई है 1949 में। किसको? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय आयोग। और उसी के बाद CSO की फॉर्मेशन होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी नेशनल इनकम को आज भी कैलकुलेट कर रहा है। चलिए तो बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हमें पता होना चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले। और आज मैं आपको सिखा दूंगा कि GDP, GNP, NNP क्या होता है, और आप इसके बाद कभी कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। GDP क्या है? GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ ये मत कहना कि भाई हिंदी में नहीं है। भाई यार, इकोनॉमी है तो थोड़ा आपको इंग्लिश आनी चाहिए दोस्त। ठीक है, तो इंग्लिश तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब मैं बताता हूँ कि GDP है क्या। GDP है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। नहीं समझ में आया ना? चलो मैं समझाता हूँ। आप जिस देश के अंदर रह रहे हैं उसकी कोई एक जोग्राफिकल बाउंड्री है ना? है ना? है ना? है। तो जो जोग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग मिलके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती होगी ना मार्केट में। उसी टोटल वैल्यू को हम बोलते हैं GDP। क्या बोलते हैं? GDP। अब याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? याद रहना ही चाहिए। अब आते हैं GNP। GNP क्या है? ये खुद से बता रहा है। इसकी फुल फॉर्म पढ़ो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल मतलब यहाँ समझो, ये वर्ड पकड़ो, नेशनल। व्हाट इज नेशनल? नेशन मीन्स राष्ट्र, नेशनल मीन्स मतलब उसमें रहने वाले लोग। ठीक है, अब नेशनल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन। अब जो नेशनल्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर दें तो वो क्या है? वो है GNP। वहाँ क्या हो रहा था कि जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करी जा रही हैं किसके अंदर? टेरिटरी के अंदर, उसका इंक्लूड करते थे। यहाँ पे क्या है? वहाँ ये मैटर नहीं करता था कि फॉरेन कंपनी कर रही है, इंडियन कंपनी कर रही है। ठीक है, बस वो हमारे भारत देश के अंदर कर रही है, हमारी टेरिटरी के अंदर कर रही है, तो वो GDP है। बट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि ओनली वही गुड सर्विसेज को लिया जाता है, वही वस्तुएं और सेवाओं को लिया जाता है जो कि नेशनल्स के द्वारा, जो कि भारत के नागरिकों द्वारा प्रोड्यूस करी गई हैं। चाहे फिर वो इंडिया के अंदर कर रहे हों, चाहे फिर वो फॉरेन के अंदर कर रहे हो, चाहे फिर वो अमेरिका में बैठ के किसी कंपनी में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उससे उन्हें जो उनकी सेवाओं के रिटर्न में जो उनको वैल्यू मिल रही है, जो उनकी सैलरी मिल रही है, वो उसकी वैल्यू है, उस सेवा की वैल्यू है। तो ये क्या है? द वैल्यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई द नेशनल्स। किसने द्वारा? नेशनल्स के द्वारा जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई, उसकी जो वैल्यू है उसे हम बोलते हैं GNP। क्या बोलते हैं? GNP। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलो अब आते हैं NNP पे बात करते हैं। व्हाट इज NNP? NNP की फुल फॉर्म है नेट
नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट और उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट क्या है, नेट कैसे निकालते हैं, चाहे फिर वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो दैट इज़ NDP हो या फिर NNP हो, कैसे निकालते हैं। GNP में से भैया हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, डेप्रीशिएशन। अब भैया हमें ये बताइए कि डेप्रीशिएशन होता क्या है, हमें डेप्रीशिएशन ही नहीं पता है। तो सुनो मेरे दोस्तों, डेप्रीशिएशन क्या है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई एक इंडस्ट्री सेटअप करी है जो कि चिप्स का प्रोडक्शन कर रही है। अब चिप्स बनाने के लिए आपको मशीनें रखनी पड़ेंगी ना, रखोगे ना, हाँ। तो चिप्स तो मशीनों से ही बना रहे हो ना आप। तो जो मशीनें जो आपने रखी हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपने लगाई हैं, वो एक समय के बाद पुरानी हो जाएंगी, तो आपको उनको बदलना पड़ेगा नहीं भैया, बदलना पड़ेगा। तो वो डेप्रीशिएशन हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से पैसा रखना पड़ेगा उठा के, उसके लिए अलग पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब उन्हें बियर टीयर करोगे मशीनों को, तो वही होता है डेप्रीशिएशन। जब उसको हटा देना तो GNP भी निकल आती है। इसी से हम क्या निकाल सकते थे, GDP भी, NDP भी निकाल सकते थे। NDP मतलब GDP में से अगर हम डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, NDP आएगा। और अगर GNP में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास NNP आएगा। तो हम नेट कैसे निकालते हैं, नेट जब भी निकालना है डेप्रीशिएशन को माइनस करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा उसके अंदर। तो आपको याद रखने हैं ये फॉर्मूलेस, ठीक है ना, और समझ लीजिए मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से। अब आता है कि NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब पता होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है। फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं होता। फैक्टर कॉस्ट सिंपल से समझें आप। फैक्टर कॉस्ट मीन्स आपने कोई कंपनी है, आपने जो भी प्रोडक्शन किया, तो आपने जो लेबर को जो प्राइसेस दिए, आपने जो चीज़ें रेंट पे ले रखी थी उसके लिए रेंट दिया, ठीक है, आपने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया उसके लिए प्राइस पे किया होगा। ये जो सारे फैक्टर्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या लगी है प्रोडक्शन करने में, उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे, फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस में क्या होता है कि भाई वही प्रोडक्ट जब हम मार्केट में जाके बेचते हैं तो उसमें सरकार कुछ सब्सिडीज़ दे देती है कि भैया ये बंदा गरीब है, इसको तो 2 रुपये की सब्सिडी देगो, 10 का नहीं, वो 8 का दोगे आप, ठीक है 8 का दे देंगे सर, लेकिन 1 रुपये का टैक्स हम लगाएंगे, वो हमें चाहिए। सरकार 1 रुपये का टैक्स लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कितने का, वो 10 रुपये वाला प्रोडक्ट 9 का बेचाना, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया। रियलिटी में फैक्टर कॉस्ट क्या थी, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर कितना था, वो कितना था फैक्टर कॉस्ट का प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कॉस्ट था कितना था, टोटल 10 रुपये था ना, बेचा कितने में, 9 रुपये, तो वो मार्केट प्राइस हो गई ना। ये होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो जब भी हम NNP को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जब भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम NNP एट अ मार्केट प्राइस, जो NNP एट अ मार्केट प्राइस है उसमें से हम क्या डिडक्ट कर देंगे, इंडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे और सब्सिडीज़ को हम ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने सब्सिडीज़ वहाँ कम करी थी भैया, हमने 2 रुपये की सब्सिडी दी थी ना, और इंडायरेक्ट टैक्स लगाया था 1 रुपये का, ठीक है। जब उसको हटा देंगे तभी तो 10 रुपये वापस आएगा। जैसे कि भैया NNP एट मार्केट प्राइस कितना हो गया था, 9 रुपये हो गया था, ठीक है, 9 रुपये हो गया था ना। कितने का इंडायरेक्ट टैक्स लगाया था, 1 रुपये का लगाया था, ठीक है। और भैया सब्सिडी कितने की दी थी, 2 की दी थी, 2 की लगाई ना, तो 9 से 1 गया 10, 9 से 1 गया कितना बचा, 8 बचा, 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो फैक्टर कॉस्ट फिर से वापस 10 आ गया ना वापस। तो ऐसे करके हम निकालते हैं NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब जो NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट है वही होती है हमारी नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, उसमें सीधा क्वेश्चन होगा कि NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। या फिर सीधा पूछेगा कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम होती है NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या है, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं कि पर्सनल इनकम क्या है। पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमने नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड कर दिया, और पहले फॉर्मूला सुन लो उसके बाद मैं समझाऊंगा। नेशनल इनकम में जब हमने ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड कर दिया और हमने माइनस कर दिया क्या, अनडिस्क्लोज प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट, ठीक है, और हमने क्या ऐड कर दिया, पेमेंट फॉर अ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, तो वो हो जाती है पर्सनल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसे करके कैलकुलेट किया, नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड किया, अनडिस्क्लोज प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट को हटा दिया और पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस को ऐड कर दिया। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट है, जैसे कि आप बेरोज़गार हैं तो सरकार कभी कभी आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं देती है, 2,000-3,000 रुपये पर मंथ जैसे कोई सरकार दे रही है, तो वो हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। वहाँ पर कोई भी सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, आपको फ्रीली पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। सरकार ने PM किसान सम्मान निधि के जरिए आपको पैसे दे दिए किसानों को, तो वहाँ पे एक्चुअली में रियलिटी में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, सरकार के ऊपर बर्डन है, तो उसको वो ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम के अंदर।
क्योंकि वो डिस्पोजेबल इनकम हो गई ना, वो पर्सनल इनकम हो गई, हमारे पास आ रही ना, हमसे खर्च कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो ये हो गया। अब इसमें अनडिस्क्लोज प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट क्या करते हैं, कभी कभी प्रॉफिट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो उसको तो हमें हटाना पड़ेगा भैया, वो इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको हटा दीजिए। उसके बाद फिर पेमेंट फॉर अ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस। अब भाई सरकार क्या करती है कि बहुत सारी ओल्ड एज पेंशन वगैरह ये सब चलाती है, तो उसके लिए भी तो पेमेंट करती है ना, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तभी तो पर्सनल इनकम आएगी भैया। वो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस जो है वो पैसा किसके पास जा रहा है, अल्टीमेटली तो पब्लिक के पास जा रहा है ना, तो वो पर्सनल इनकम का पार्ट हो जाएगा, इसी वजह से ऐड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पर्सनल इनकम का कंसेप्ट, फॉर्मूला याद रखना। अब आते हैं कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है, समझते हो? डिस्पोज करना क्या होता है? डिस्पोज मतलब खर्च करने योग्य पर्सनल इनकम। मतलब भैया पैसा खर्च कब करोगे, तुम्हारे खर्च करने के लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास, खर्च करने योग्य पर्सनल इनकम क्या होगी, जब आप पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें। अब भाई आप जॉब करते हो, और आपको जब जॉब करते हो ना, तो आपको सैलरी मिल रही है, तो उसमें से आप कुछ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, जो टैक्स स्लैब्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। आपने जो डायरेक्ट टैक्स दिया, अब जो डायरेक्ट टैक्स दिया उसको ही अगर हम तुम्हारी पर्सनल इनकम से हटा दें, तो जो पैसा बचेगा आपके पास, वो पैसा वो है कि जो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, वो है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल है। तो पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे तो वो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि रियल और नॉमिनल कैसे कैलकुलेट करते हैं। रियल इनकम क्या है? रियल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं बेस प्राइस के बेसिस पे, बेस प्राइस पे। किसके ऊपर? बेस प्राइस पे। और नॉमिनल क्या होता है? मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस पे। बेस प्राइस क्या है? जैसे मान लो कि जब हम इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि एक बेस ईयर ले लिया कि 2011-12। ठीक है, 2011-12 में किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 10 रुपये थी, ठीक है, और वही प्रोडक्ट को आज हम 2020 में अगर बेच रहे हैं, 2022 में अगर हम बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें 11 रुपये का बेच रहा है, 11 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कि जब वो 10 रुपये में था और अब वो 11 का बेच रहा है, तो वो 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन रियलिटी में हो रहा है, रियलिटी में 1 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यही अगर हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस पे मतलब जो प्रेजेंट में मार्केट की प्राइसेस हैं, तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि रियलिटी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये होता है कि जब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो वो होती है वो होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। और जब हम बेसिक प्राइस पे मतलब इस बेस ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो होती है हमारी रियल इनकम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं प्राइस राइज को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब महंगाई को नापने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। मैंने बोला ना, नॉमिनल जीडीपी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे। और रियल जीडीपी में जीडीपी को हम फैक्टर किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं? बेस ईयर के प्राइस पे, बेस ईयर के प्राइस पे। और मान लो कोई एक चीज़ है, मान लो कि कोई आपके पास प्रोडक्ट है, मान लो कि वो 10 रुपये का है, मार्केट प्राइस में वो 13 रुपये का है, लेकिन वही प्रोडक्ट 10 साल पहले 10 रुपये का हुआ करता था। तो अब वो उसमें ये चेक करते हैं कि वो जो अब ये 3 रुपये जो है ना, ये इन्फ्लेशन हो गया ना, ये महंगाई तो हो रही है ना, कि भाई मार्केट प्राइस में जो है ना वो प्राइस ज़्यादा है, रियलिटी में प्रोडक्शन कितने रुपए का ही है? वो 10 रुपये का ही है। तो 3 रुपये जो ज़्यादा जो आ रहा है वो क्या है? वो इन्फ्लेशन है, वो हमारी महंगाई है, वो महंगाई इसके अंदर इंक्लूड है। तो ऐसे करके हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं? इन्फ्लेशन को, प्राइस राइज को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? प्राइस राइज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि प्राइस राइज को कैलकुलेट करने के लिए मेजर्स क्या क्या यूज़ करे जाते हैं। तो हमारे अंदर 2 मेन इंडेक्स हैं, एक्चुअली में 3 इंडेक्स होती हैं। एक तो होता है कि WPI जैसे बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स, और CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक और होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वो इंडिया के अंदर यूज़ में नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि WPI और CPI क्या है। CPI भी 3 होती है, CPI रूरल, अर्बन एंड ऑल इंडिया कंबाइंड। ठीक है, तो ये है। और इसमें जो मेन इंडेक्स है जिसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप करती है RBI, मौद्रिक नीति बनाती है, वो है हमारी CPI। क्या है? CPI है। ये कब से शुरू हुआ है CPI को ऐसा ना मेन इंडेक्स माना गया है? वो 2014 से माना गया है, जब उर्जित पटेल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, अब WPI के बारे में देख लेते हैं। WPI क्या है? ये है होल सेल प्राइस इंडेक्स। मतलब जब हम प्राइसेस को होल सेल लेवल पर ट्रैक करते हैं, मतलब जब मंडी के लेवल पर जब प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं ना, तब वो होता है WPI। WPI को हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसका जो बेस ईयर है, जिसके बेसिस पे हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, वो 2011-12, मतलब 2011-12 में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी और अब वो कितनी है, ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं WPI।
WPI कैलकुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कौन कैलकुलेट करता है WPI को, वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। छपेगा भाई क्वेश्चन, छपेगा, डेफिनेटली छपेगा। और ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं CPI रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया कंबाइंड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन कैलकुलेट करता है। तो इसकी जो बेस ईयर है वो 2012 बेस ईयर प्राइस है। कैलकुलेट करता है CSO, सेम ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, वही CPI को कैलकुलेट करता है। ये होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या है, वो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इसको भी CSO ही कैलकुलेट करता है। इसका भी बेस ये 2012 ही है, लेकिन इसमें हम मेजर करते हैं फूड प्राइसेस को, टैकल करते हैं कि फूड प्राइसेस कोई ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं, मतलब खाने की चीज़ों में कहीं महंगाई ज़्यादा तो नहीं है। ये था हमारा ओवरऑल नेशनल इनकम का टॉपिक, और उसके साथ ही हमने देखा कि प्राइस राइज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इंडिया के अंदर जो महंगाई है उसको हम किन इंडेक्सेस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है दोस्तों तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी कमी लग रही है वीडियो में तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक कुछ मोटिवेशनल लाइंस मैं आप लोगों के लिए सुनाना चाहता हूँ। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। थैंक यू दोस्तों।